Hello everyone. So my name is Samir Mishra and today I will be covering a very important topic that is DNA replication. तो DNA replication जो ये टॉपिक है, अगर आप replication टर्म को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। तो डीएनए क्या करता है, जब भी डिवाइड होना होता है सेल को, तो अब क्योंकि डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो डीएनए क्या करता है, अपने उसी इंफॉर्मेशन की एक आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। ठीक है, कि जो न्यूली डिवाइड मतलब जो सेल डिवाइड होके एक नया और सेल बनेगा, उसके अंदर भी सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो जाए। वो कैसे होता है, देखिए, अगर आपका ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, थोड़ा दूर बनाता हूं, ये आपका अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और मैं मानता हूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए के एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल में है, ए के सामने हमेशा कौन आएगा, टी आएगा, जी के सामने हमेशा सी आएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि एक सेल डिवाइड होने वाली थी जिसके अंदर ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक है, पहले से। अब इसको डिवाइड होना है तो क्या करेगा, ये सबसे पहले अनवाइंड होगा, इट मींस ओपन होगा, खुलेगा। ठीक है, खुलने के बाद क्या होगा, आप देखिए, ये था, इसके पास ए था, इसके पास जी था, और आपको पता है ये एक और स्ट्रैंड है जिसके पास टी है और सी है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर ये डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेल के अंदर पहले है, तो क्या हम इसे पेरेंटल स्ट्रैंड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो पेरेंट है जो है न्यूली स्ट्रैंड के लिए एज अ रेफरेंस काम करेगा कि देखो मेरे अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिस इस सीक्वेंस में है, इनको जो है कैरी ऑन करो और नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करना है या फिर अगले सेल में रखना है। ठीक है, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसे मैं दूसरे कलर से शो करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए के सामने अब क्या आएगा, फिर से टी आएगा, जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा, ये स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। चेन लंबी होती है, मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ दो बेसिस का ही मैंने अभी हेल्प लिया है। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप देखो तो ये था ए टी जी सी, ये भी है, ए टी जी सी, ये भी है, ए टी जी सी। बस यहाँ पे क्या था कि ये एक था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जबकि यहाँ पे एक ये और दूसरा ये, डबलिंग हो गई है, इट मींस उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बन गई है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो यूकैरियोट्स में होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जो हमारा सेल साइकिल होता है यूकैरियोट्स में, उसमें आपको पता होगा G1 फेज होता है, एस फेज होता है, इंटरफेज होता है, G2 फेज होता है, ये सारे फेजेस होते हैं सेल साइकिल में। तो यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज में सेल साइकिल के डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन ही एस फेज में नहीं होता, इसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं। उस एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, एक बार बन गया तो उसे पैक करना होता है। ठीक है, पैक मींस उसे सेल के अंदर हमें रखना होता है, तो वो पैकेजिंग होती है। उस पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यूकैरियोट्स में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन वो सब फॉर्म होते हैं। रही बात प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में एज इट इज सेल साइकिल जैसा कुछ नहीं होता है। तो उनमें प्रायर टू फिजन, मतलब जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स में या फिर ई कोलाई की अगर एग्जांपल है किसी भी प्रोकैरियोट्स का, तो उनमें सेल डिवीजन बेसिकली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या होगा, जैसे फिजन होने वाला होगा उससे जस्ट पहले रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इवन मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव, इसी एग्जांपल को आप देखो, तो ये पेरेंटल आपका था स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड था। पेरेंटल स्ट्रैंड को अगर आप देखो तो जब नया स्ट्रैंड बना है तो एक तो पेरेंटल बना है, एक नया बना, एक पेरेंटल है फिर एक नया। इट मींस इसने आपको अपने आप को कंजर्व किया है, लेकिन सेमी कंजर्व। ठीक है, सेमी कंजर्व मींस इसने इंफॉर्मेशन पास किया है
बट अपने साथ एक नए स्ट्रैंड को लेके आया है और इधर वाला स्ट्रैंड अपने साथ एक नए स्ट्रैंड को लेके आया है। इसको कंजर्वेटिव कब बोलते हैं? अगर ये जो मतलब ये सारी चीजें फॉर्म हो जाती, बट ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म ना करता हाइड्रोजन बॉन्ड। ए वाला इस वाली येलो वाले टी के साथ और जी वाला येलो वाले सी के साथ करता, और ये न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हुआ था वो इस रेड वाले टी के साथ करता और जी इसके साथ करता, तो कंजर्वेटिव होता। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ओल्ड स्ट्रैंड जो है न्यू स्ट्रैंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, एक डबल स्ट्रैंड बनाता है, डीएनए डुप्लेक्स बनाता है, इसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, इसे बताया था किसने? इसको बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। लेटर ऑन देखो, साइंस में कुछ भी किसी के कह देने से तो होता नहीं है, तो बाद में इसको प्रूव किया किसने? मेजल्सन एंड स्टॉल ने। मेजल्सन एंड स्टॉल ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ई कोलाई में इसको प्रूव किया, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सपेरिमेंटली सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए रेप्लिकेशन, किसने प्रूव किया? तो मेजल्सन एंड स्टॉल है। बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं कि एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था टेलर, और उनके कलीग्स, इन लोगों ने मिलके विसिया फाबा, जिसे फाबा बीन्स बोलते हैं, वो एक यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट के अंदर टेलर ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, ठीक। इतनी बातें आपको पता है। कुछ बातें और बताना चाहूंगा। एक तो आपको ये चीज पता चल गई कि ए के सामने हमेशा टी आता है, जी के सामने हमेशा सी आता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक। अब अगर ये 5 प्राइम डायरेक्शन है, पोलैरिटीज की 5 प्राइम है, तो इसे 3 प्राइम बोलते हैं। और ये भी आपको पता होगा डबल हेलिक्स मॉडल से ही कि 5 प्राइम के सामने हमेशा 3 प्राइम आता है, 3 प्राइम के सामने हमेशा 5 प्राइम आता है। क्यों? ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी की वजह से, ठीक है। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आगे अब टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बताता हूं जो जो डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट है, जो अभी आएगा उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में एक तो आपका यूज होगा एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? पहले भाई साहब आएंगे हेलिकेज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा SSBP, तीसरे नंबर पे आएगा टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज। प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज। चौथे नंबर पे आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यू चेन की सिंथेसिस करेंगे, ठीक। पांचवें नंबर पे आएगा आपका प्राइमेज, और छठे नंबर पे आपका आएगा 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे आपका आएगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब सबके अपने अपने रोल हैं। जैसे ही अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा आपको एक एक का रोल पता चल जाएगा। फिर भी मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हेलिकेज का काम है अनजिपिंग, अनजिपिंग या फिर अनवाइंडिंग, डीएनए को खोलना, ओपन करना। ये हेलिकेज जो है ये फ्री में कुछ नहीं करता, इसको इसके लिए चाहिए एटीपी, जिसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, और साथ में मैग्नीशियम आयन एज अ को फैक्टर, क्योंकि ये एंजाइम है तो एज अ को फैक्टर मैग्नीशियम आयन को यूज करेगा और एटीपी भी लेगा। एसएसबीपी का काम है ये सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करता है। कैसे करता है अभी आप देखोगे। सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करता है। टोपो आइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यू जो है चेन सिंथेसिस करेगा, तो हम इसे बिल्डर एंजाइम भी कहते हैं।
प्राइमेज जो है 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड कराता है, जो हम अभी देखेंगे। डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर बायोलॉजिकल ग्लू भी बोलते हैं इसे, ये दो फ्रेगमेंट को जोड़ेगा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अगर सबस्ट्रेट की बात करें, हालांकि सबस्ट्रेट की तरह ही काम नहीं करता, इसका डुअल फंक्शन होता है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है डीएनटीपी। डीएनटीपी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको मैंने यही बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स आएंगे और जो सबस्ट्रेट और एनर्जी की तरह यूज होगा डीएनटीपी, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक डीएनए डुप्लेक्स बना लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक डीएनए को बना लिया ऐसे। अब क्या होगा, ये हमारा एक डीएनए का डुप्लेक्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब क्या होता है कि हेलिकेज जो एंजाइम होता है वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी डीएनए को ओपन करना शुरू कर देगा, वो पूरा स्कैन करता है, यहां टहलता है। और अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपको कोई रस्सी खोलनी हो जो कि गुथी हुई हो इसी तरह से, ठीक है, तो आप उसको अगर बीच से ओपन करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप उस पोर्शन को देखोगे जो कि वीक हो, जो कि कटा हो, कहीं से मे बी टूटा हो, ठीक है, उस पोर्शन को आप उधेड़ दोगे यानी खोल दोगे। उसी तरीके से हेलिकेज पूरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे टहलता है और देखता है कि इसका वीकर पोर्शन क्या है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ए हमेशा टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आप खुद ही सोचो कि जहां पे एटी रिच एरिया होगा वही वीकर पोर्शन होगा, राइट, क्योंकि जी और सी के बीच में तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हेलिकेज के लिए ज्यादा तोड़ना आसान ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ना कि ये, ठीक है। तो ओराई साइट एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, बेसिकली एटी रिच रीजन को ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि यहां पे वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट है, इट मींस ये एटी रिच एरिया होगा। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसे होगा, ए टी ए टी ए टी टी ए टी ए, ऐसे कुछ करके, मतलब एटी रिच रीजन होगा, ठीक है। हेलिकेज ने देखा कि ये एटी रिच रीजन है, ये क्या करेगा कि यहां पे आके हेलिकेज जुड़ जाएगा और इस डायरेक्शन में भागेगा और इस डायरेक्शन में भागेगा, दोनों डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू करेगा। और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, देखिए इनके बीच में जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा, राइट, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अब तोड़ना शुरू करेगा, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में इसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना शुरू किया। ये देखिए इसने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना अब शुरू कर दिया है दोनों डायरेक्शन में। अच्छा, तो पहली बात, तुम आप अगर इस चीज को देखो तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो हेलिकेज है वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है? क्योंकि आप ध्यान दो तो ये दोनों डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इट मींस रेप्लिकेशन, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इधर टूटेगा तो डीएनए पॉलीमरेज इधर भी आके फॉर्मेशन करेगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा तो डीएनए पॉलीमरेज आके इधर भी न्यू चेन का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, बिना किसी डाउट के। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये प्रोकैरियोट्स में एक होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं लिखने वाला नहीं हूं। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये जो है प्रोकैरियोट्स में एक और यूकैरियोट्स में मल्टीपल। साथ में हेलिकेज अब आ चुका है यहाँ पे, इसने वीकर पोर्शन देख लिया है, एटी रिच एरिया इसको मिल गया है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा गया है, और ये दोनों डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। अब आगे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं आगे क्या होगा। अगला स्टेप देखिए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
हेलिकेज अब यहाँ पे पहुंच चुका है। ये हमारा येलो कलर से मैंने इस बार हेलिकेज को बनाया है। यहाँ पे अभी भी बॉन्ड है डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे भी अभी बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन खुल गया है। ये जो पोर्शन अभी खुला है इसे रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ बबल की तरह दिख रहा है। साथ में अगर आप ध्यान दो तो ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया है अभी के लिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेसेस हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेसेस हैं, और ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या ये आपस में आके फिर से नहीं जुड़ जाएंगे? ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये चीज ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हेलिकेज का तो कोई काम ही नहीं रह गया। इधर हेलिकेज खोलता जा रहा है, इधर ये सिंगल बॉन्ड जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास होता है एसएसबीपी एंजाइम, जो मैंने सेकंड नंबर पे आपके लिए लिखा था। वो एंजाइम क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहे, ना कि डबल स्ट्रैंड ना बनाए, ठीक है। अब जो मैंने आपको रस्सी का एग्जांपल दिया था, अगर आप ध्यान दो कि आप उस रस्सी को बीच से खोल रहे हो, तो आप अगर ध्यान दोगे तो उसके एंड पे किनारे आप देखोगे कि वो और कसता हुआ जा रहा है, कसता हुआ जा रहा है इन सेंस सुपर कॉइलिंग होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो सुपर कॉइलिंग अगर इस एंड की तरफ यहां पे अगर ध्यान दो, यहां पे अगर ध्यान दो तो सुपर कॉइलिंग होती जा रही होगी, वो कस रहा होगा डीएनए, जो हेलिक्स है डबल स्ट्रैंड जो है आपस में कॉइल्ड है, वो और कॉइलिंग उसकी बढ़ रही होगी। तो उस कॉइलिंग, अगर ये कॉइलिंग बढ़ेगी तो ये हेलिकेज आगे चल के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहां पे फिर एंजाइम आता है टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज या फिर डीएनए गायरेज। ये क्या करेगा, अच्छा अब वो उसी रस्सी को फिर से इमेजिन करो कि जहां पे वो कस गया था यानी सुपर कॉइलिंग हो गई थी, अगर उसे चाकू से या फिर कैंची से हम कट कर दें तो क्या वो सुपर कॉइलिंग रिमूव नहीं हो जाती है? सेम इसी तरीके से टोपो आइसोमेरेज या डीएनए गायरेज इसको पहले कट करेगा, यहाँ पे कट लगाएगा, फ्रेगमेंट बनाएगा, सुपर कॉइलिंग रिमूव हो गई, उसको जोड़ देगा, लाइगेट कर देगा, हेलिकेज आएगा, फिर से ओपन करेगा, आगे चेन में फिर से सुपर कॉइलिंग होगी, टोपो आइसोमेरेज कट करेगा, जोड़ देगा, ठीक है। इतनी बात। एक बात और, हेलिकेज एक बार में पूरा जो है चेन क्यों नहीं खोलता डीएनए का, डबल जो डीएनए डुप्लेक्स है उसको एक बार में ही ओपन क्यों नहीं कर देता? एक बार में ओपन कर दे, कोई मामला इसके बाद रह ना जाए, सीधा सारा फॉर्मेशन होता जाए। इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हेलिकेज एंजाइम है उसे चाहिए एटीपी इस पर्टिकुलर डीएनए डुप्लेक्स को खोलने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और चाहे यूकैरियोट्स हों चाहे प्रोकैरियोट्स हों, उनके जो है बॉडी में या उनके जो है सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में बहुत सारे बायो प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो उनमें भी एटीपी का यूज होता रहता है। तो सिर्फ रेप्लिकेशन में ही सारा एटीपी यूज नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो हेलिकेज एंजाइम है वो टुकड़ों में जो है डीएनए को तोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज आके जो है चेन का फॉर्मेशन करता रहता है, और फिर वो जाके ऊपर की तरफ या आगे की तरफ जाके हेलिकेज ने जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उनको तोड़ता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई? अब अभी तक इतना बात आपको समझ में आया कि हेलिकेज इस तरफ बढ़ता जा रहा है, अगर आप ध्यान दो तो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसने सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग जो हो रही है उसे टोपो आइसोमेरेज खत्म कर रहा है। तो टोपो आइसोमेरेज क्या कर रहा है? प्रिवेंट्स सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग कैसे? ये क्या करता है? इट कट्स डीएनए फ्रेगमेंट को इन फ्रेगमेंट्स, मतलब कट्स डीएनए एंड रीजॉइंस, बाद में उन्हीं फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है। हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, यानी अनजिपिंग अनवाइंडिंग करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ओराई साइट जो होता है प्रोकैरियोट्स में एक होता है, यूकैरियोट्स में
मल्टीपल होता है। हेलिकेज जो होता है एक बार में पूरा डीएनए ओपन नहीं करता है। एक बार में डीएनए इसलिए ओपन नहीं करता क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है, और इतनी एनर्जी सेल में नहीं होती है सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कि वो एक बार में सारा डीएनए डुप्लेक्स ओपन करवा दे। ठीक है, अब ये जो रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हुआ है, ठीक है, अभी तक 2 एंजाइम का यूज हम लोगों ने नहीं पढ़ा, 4 ही एंजाइम, 6 में से 4 एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा। एक तो आपका हेलिकेज, एसएसबीपी, डीएनए गायरेज यानी टोपोआइसोमेरेज, और आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज भी अभी उसका यूज नहीं आया है, बट थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में हो गया है। उसके बाद बचा प्राइमेज और लाइगेज, वो आगे आएगा, अभी ये आने वाला है। ठीक, अब देखो ये आपका है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये आपका है रेप्लिकेशन फोक। इसके बीच में है अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम मानते हैं कि हेलिकेज यहाँ पे आ चुका है, इस तरफ ये ओपन कर रहा होगा, इधर हेलिकेज आ चुका है, इधर की तरफ ये ओपन करेगा। यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आपको पता है इसको रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। ये जो रेप्लिकेशन बबल है, अगर आप इसको ध्यान दो तो क्या हम इसको इस तरीके से भी कुछ ऐसे करके समझ सकते हैं? अगर लीनियर फॉर्म में बनाए तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को, जो कि वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। और अब इसी फॉर्म में हम जो है डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे। यह है रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, तो आपको पता है कि जो चीज इस डायरेक्शन में हो रही है, सेम चीज जो इस डायरेक्शन में हो रही है इस डायरेक्शन में भी होगी। तो अगर हम एक डायरेक्शन का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेते हैं तो दूसरे डायरेक्शन का हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम चीज उधर भी हो रहा होगा, राइट। तो अब हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क के तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। अब मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप का होता है और यूकैरियोट्स में 5 टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, और उसके बारे में हम अभी आपको डीएनए रेप्लिकेशन के पढ़ाते टाइम ही, जब ये मैं आपको चेन की सिंथेसिस करवाऊंगा उसी समय मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सारों का रोल क्या है, जितने भी एंजाइम्स हैं। अब अगर ये आपका डीएनए डुप्लेक्स है जो कि बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इसकी पोलैरिटी यहां पे है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो आपको पता है कि एंटी पैरेलल होने की वजह से यहां पे होगा 3 प्राइम और यहां पे होगा 5 प्राइम। ठीक, अब हमें चेन की सिंथेसिस करानी है। अच्छा, चेन की सिंथेसिस करता कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त वो कहता है कि मैं चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करूंगा। हम कहते हैं ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, आप करो यहां पे चेन का फॉर्मेशन। तब तक उसकी दूसरी शर्त जो है वो भी आ जाती है। वो कहता है कि मुझे चेन फॉर्मेशन करने के लिए 3 प्राइम पे OH ग्रुप चाहिए, मतलब मुझे OH ग्रुप आप लाके दो तो ही मैं चेन का फॉर्मेशन कर सकता हूं। अब यहां पे हम तो फंस जाते हैं। तो अब इसका बड़ा भाई यानी प्राइमेज आता है रोल में। प्राइमेज कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि शॉर्ट स्ट्रैंड होगा, लेकिन वो आरएनए होता है, वो डीएनए नहीं होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो लाके इसको दे देता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्राइम, एंटी पैरेलल नेचर। तो प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। प्राइमेज क्या करेगा, यहाँ पे आके एक शॉर्ट स्ट्रैंड बना देगा, इसके सामने जो भी सीक्वेंस होगा बेस सीक्वेंस उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सीक्वेंस लेकिन यहाँ पे लाके ये रख देगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आएगा, सबसे पहले इसको बोलेगा प्राइमेज को थैंक यू, और उसके बाद ये यहाँ पे
इस तरीके से इस डायरेक्शन में डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इधर भी आया तो इधर हम क्या देखते हैं कि इधर तो 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम होगा, और हमें पता है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ तो ये चेन का फॉर्मेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज, ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ करता है। तो क्या होगा, प्राइमेज फिर से आएगा, कहेगा चलो आपके लिए मैं प्राइमर बना देता हूं। प्राइमर क्या हुआ, देखो अगर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम, राइट, यहाँ पे 3 प्राइम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्राइम एंटी पैरेलल। अगर ये 5 प्राइम है यहाँ पे 3 प्राइम पे इसको OH मिल गया। एक बार फिर से डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने बोला थैंक यू, और ये जिसने फिर से जो है चेन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इसने डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, ठीक है, और वो उस तरफ जा रहा है अब। ठीक है, एक मतलब एक जा रहा है टुवर्ड्स जो है रेप्लिकेशन फोर्क, और एक अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है वहां से। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क फिर से है ये। अब आपको पता है कि यहां पे कौन था, हेलिकेज था। हेलिकेज इस डायरेक्शन में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा था। तो क्या होगा इस केस में, जो कि मैं फिर से एक बार पोलैरिटी आपके लिए लिखता हूं, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, यहां पे तो प्राइमेज आके 5 प्राइम पे पहले ही दे चुका था, एक प्राइमर बना चुका था, और उसके बाद 3 प्राइम OH मिलते ही आरएनए ने डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बना दिया था यहां तक। ठीक है, अब आप खुद सोचो, ये इस डायरेक्शन में बना रहा था, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको तो 3 प्राइम OH ग्रुप मिला है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पहले बना था, इसके बाद भी आसानी से यहां पे फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एक सिलाई में। ऐसे स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड ये कंटिन्यूअसली फॉर्म होता जा रहा है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आरएनए जो प्राइमर आपका मिला, इसके बाद इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, एक बार इसको 3 प्राइम OH ग्रुप मिल गया, इसके बाद इसने फॉर्मेशन शुरू कर दिया। इनका जो है मामला यहाँ पे फंस जाता है, आरएनए प्राइमर यहाँ पे आके इनको तो दे दिया था, अब ये तो ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है तो ये थोड़ा सा नीचे आ ही जाएगा। इसने 5 प्राइम पे जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में यहाँ पे OH ग्रुप मिला था, और इसने यहां से थैंक यू बोल के बना भी लिया था डीएनए। लेकिन जब यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आया नीचे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ देख रहा है, तो ये तो देख रहा है कि हेलिकेज ने ऊपर की तरफ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। अब ये कह रहा है अब मैं क्या करूं, अब मैं यहां से यहां तो जा नहीं सकता, तो फिर से प्राइमेज आता है, कहता है ठीक है मैं फिर से एक शॉर्ट सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का प्राइमर आपको देता हूं आरएनए। ये फिर से थैंक यू बोलता है, और फिर से जो है यहां से 3 प्राइम OH पाने के बाद चेन की फॉर्मेशन कर देता है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये तो कंटिन्यूअस चेन बन रहा है, बट ये फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, क्योंकि बार बार प्राइमर जो है बन रहा है प्राइमेज एंजाइम के थ्रू। तो इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम था ओकाजाकी। तो इस वजह से इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आई होप कि यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक बात और, मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप के हैं प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। तो ये जो चेन फॉर्मेशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ये तीनों एंजाइम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीनों करते हैं। दूसरी चीज एक आती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जिसे कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वो क्या होता है, देखिए यहां पे देखिए, अगर डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे चेन फॉर्मेशन किया था, अगर मैं मानता हूं कि पुराने स्ट्रैंड में यहाँ पे A था, यहाँ पे T था, यहाँ पे G था, यहाँ पे C था, तो डीएनए पॉलीमरेज ने देखा होगा कि अच्छा यहाँ पे A है तो लाओ यहाँ पे T,
यहाँ पे अगर टी है तो लाओ यहाँ पे ए, लेकिन जैसे ही ये ए यहाँ पे लगाता है, ये एक स्टेप पीछे की तरफ जाता है और देखता है कि क्या ए की जगह मैंने टी सही लगाया कि नहीं। अगर सही नहीं लगाया तो सही करेगा, सही लगाया तो फिर से वापस आ जाता है। तो आप देखो चेन की फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रही, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन अगर ये ए से टी की डायरेक्शन में जा रहा है मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसीलिए इसे बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या फिर प्रूफ रीडिंग, अपनी गलती सुधारने वाली एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज। और ये भी डीएनए पॉलीमरेज 1 भी करता है, 2 भी करता है और 3 भी करता है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्राइमर आया था। प्राइमर क्या है, आरएनए है। इनके भाई साहब के पास तो प्राइमर ही प्राइमर है, क्योंकि ये तो लैगिंग स्ट्रैंड, बार बार इनको प्राइमर की जरूरत है, तो खूब सारे प्राइमर है। ठीक, तो इन प्राइमर को हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि डीएनए जब लास्ट में बनता है, जैसे मैंने शुरू में बनाया था कि एक डीएनए था, डीएनए पेरेंटल डीएनए से न्यू स्ट्रैंड बना, तो वो तो पूरा डीएनए था, उसमें तो मैंने कहीं नहीं बोला कि थोड़ा सा आरएनए बाकी डीएनए। तो ये जो आरएनए वाला पोर्शन है ये सिर्फ हेल्प करने के लिए था, बाद में इसे हटाना है, तो इसको हटाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, अब जब ये हट गया तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज में से तीनों पॉलीमरेज भी इसको बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। तो क्या करेगा, डीएनए का फिर से डीएनए की सिंथेसिस कर देगा, और अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, वो करेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के पास वो भी एटीपी की हेल्प लेता है और दोनों फ्रेगमेंट्स के बीच में क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि आपको भी पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा, आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लीडिंग स्ट्रैंड जो है ये सीधे बनता जाएगा, ये ओपन होता जाएगा, हेलिकेज बार बार इसको ओपन करेगा और ये पॉलीमरेज इसको जाते हुए बनाता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बार बार डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये पीछे की तरफ देखेगा तो हेलिकेज फिर से ऊपर की तरफ कुछ खोल चुका होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और ज्यादा, उसको क्या करेगा, ये फिर से प्राइमेज एंजाइम आएगा, उसको प्राइमर देगा, प्राइमर की वजह से उसे 3 प्राइम OH ग्रुप मिलेगा, जिसकी वजह से वो फिर से डीएनए की सिंथेसिस कर देगा। बाद में प्राइमर को रिमूव करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1, और डीएनए लाइगेज उसको जोड़ देगा। ये सारी बात हो गई। ठीक है, अब दो छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ये होता है कि ये डीएनए पे डिपेंड होता है डीएनए बनाने के लिए। अगर आप देखो तो ये टेम्पलेट की तरह किससे ले रहा है, डीएनए को देख रहा है, और बना क्या रहा है, पॉलीमराइजेशन किसका कर रहा है, डीएनए का, इसीलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जबकि मैंने आपको बताया था कि प्राइमेज का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये डीएनए को ही रेफरेंस में ले रहा है, लेकिन तो डीएनए डिपेंड किस पे है, डीएनए पे, लेकिन बना क्या रहा है, आरएनए, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उसे बोलते हैं। ठीक, अब मैं आपके लिए थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं। जो एंजाइम्स थे, डीएनए पॉलीमरेज 1 को कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 लीस्ट रिएक्टिव होता है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वेयरएज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसे मेन रेप्लिकेशन एंजाइम बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ई कोलाई में जो रेप्लिकेशन की स्पीड होती है वो होती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का भी वही स्पीड होता है डीएनए का पॉलीमराइजेशन करने का। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चेन का फॉर्मेशन तीनों एंजाइम करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसे कि प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, वो भी तीनों एंजाइम करेंगे, यानी एक स्टेप पीछे जाके अपनी गलती चेक करेंगे। उसके बाद प्राइमर का रिमूवल सिर्फ एक एंजाइम कर सकता है तीनों में, जो है डीएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, एक चीज और होता है, डीएनए रिपेयर। कई लोग डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग को एक समझते हैं, बट डीएनए रिपेयर होता है बेसिकली जब किसी म्यूटाजेन की वजह से कोई म्यूटेशन हो जाए या फिर डीएनए, उसको सुधारने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2। जबकि
प्रूफ रीडिंग तीनों एंजाइम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।